वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 12 का इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो अभी जो 2021 में आपकी नई पेपर स्टाइल आई है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को के साथ इसको अवश्य शेयर करना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हिंदी माध्यम में इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करने वाली ये एकमात्र चैनल है। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमको ये बताना कि ये जो वाक्य दिए हैं ये सही है या गलत। तो ये आप कब कर सकते हो, जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हो। तो टेक्स्ट बुक से तो आप लोगों को आई एम श्योर कि बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है, और आपको पढ़नी चाहिए। यू मस्ट रीड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और मैंने टेक्स्ट बुक के भी बहुत से वीडियो शेयर किए, यू मस्ट वॉच देम। तो पहला हमारा सेंटेंस है, वॉल्ट एंटरटेन हिमसेल्फ विद डिज्नीलैंड एज स्ट्रेंजर्स डिड। तो वॉल्ट अपने आप को डिज्नीलैंड में उसी तरह मनोरंजन करता जिस तरह स्ट्रेंजर यानी अनजान लोग करते थे। मैं आपको वोकेबलरी भी अच्छी करा दूंगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाक्य है सत्य। ब्लैक आंट्स लव टू ईट हनी लाइक लिक्विड। जो काली चींटियां हैं वो शहद जैसा लिक्विड को पसंद करती है। तो ये फॉल्स है दोस्तों, काली चींटी नहीं बल्कि वो ग्रीन फ्लाइस होती है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वी ब्रीथ देयर इज माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द क्रेनियल बोन्स। जब हम श्वास लेते हैं तो क्रेनियल बोन्स, जो हमारे मस्तिष्क में जो खूब हड्डियां हैं, उनमें सूक्ष्म हलन चलन होता है। तो दिस इज ट्रू, ये विधान सत्य है। हेलन आस्क्ड द वर्कर्स टू फाइट फॉर द कंट्रीज विक्ट्री इन द वॉर। हेलन जो मजदूर है वर्ग, उनको देश की जीत के लिए युद्ध में जाने के लिए कहती है। तो दिस इज फॉल्स। हालांकि हेलन तो इस बात का विरोध करती है, उसका मानना है कि मजदूरों को इस तरह से सरकार का युद्ध में साथ देना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम। फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। यहाँ हमको सबसे करीबी अर्थ लिखना है। तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना समझा सकूं। एक्नॉलेज यानी प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध कह सकते हैं हम। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, प्रसिद्ध मगर गंदे तरीके से। रिजेक्ट यानी, रिजेक्ट तो आप जानते हो, इनकार करना, अस्वीकार करना। नॉलेजेबल यानी ज्ञानी, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हमारा क्या आएगा, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध। ये वेल नोन हमारा ट्रू आंसर है। तो फिफ्थ का आंसर होगा आपका वेल नोन। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूं। विगोरस यानी सख्त, तो इसका इसका होगा टफ, कठोर, सख्त। वीक का मतलब होता है कमजोर। लेथार्जिक यानी आलसी। विजिलेंट यानी ध्यान रखने वाला, ऐसा हम कह सकते हैं। टूवर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। इसको हम लोग पढ़ते हैं टूर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टूअर। तो टूवर्ड का हो जाएगा विजिटेड, यात्रा करना। ओके, आगे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंसेस। तो जैसे शारदा एक्स टू केयरफुली टू अपोज एनीवन। तो देखिए, टू और बीच में आपको एडजेक्टिव दिया हो तो होता है एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। ये हमारा पहला होगा, इसके सामने आएगा एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। देखिए, टू आवे, इनफ वाला सेंटेंस आवे, सो दैट आवे, तो वो होता है एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। याद रखिएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा। हर्ष फॉलो द सेम स्ट्रेटेजीज एज हिज फ्रेंड हैज सजेस्टेड। हर्ष वही स्ट्रेटेजी का यूज करता है जो उसका दोस्त करता है। तो क्या आएगा यहाँ, इसमें ये आएगा टॉकिंग अबाउट थिंग इन ए रिलेशन टू समथिंग। ओके, आई वुड रादर लिसन टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स देन वॉच ए हिंदी मूवी। यानी मैं हिंदी मूवी देखने के बदले हिंदी गाने सुनना पसंद करूंगा की अपेक्षा। देखिए, वाक्य में ईदर और आवे, रादर देन आवे,
ये दिखाता है चॉइस, एक्सप्रेसिंग चॉइस। याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तीसरे का होगा एक्सप्रेसिंग चॉइस। ओके, नेक्स्ट गो अहेड। आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। देखिए दोस्तों, इस बार की जो पेपर स्टाइल है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने इस पे 2 वीडियो शेयर की है, इसको ध्यान में रखते हुए। आई एम श्योर आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो हमारा पहला है व्हाई डिड यू नॉट प्रिपेयर द एप्पल जूस। तो हमारा इसमें क्या दिया, एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट। एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट में देखिए इफ हैड खास आता है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, इसका ये मतलब होता है। तो देखिए ये वाला हमारा आंसर है ट्रू। इफ यू हैड ब्रॉड एप्पल्स यस्टरडे आई वुड हैव प्रिपेयर्ड द जूस फॉर यू। यानी यदि तुम कल सेव लाए होते तो मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया होता। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है जयू हाउ इज योर स्मार्टफोन। यहाँ पे क्या दिया, कंपेयरिंग। तो जब भी कंपेयरिंग की बात होगी तो आपको डिग्री वाला सेंटेंस ढूंढना है, एक्टिव पे, एक्टिव पे, एक्टिव सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए ये आ गया, देखिए इट इज बेटर देन एनी अदर स्मार्टफोन्स, बराबर। अब आगे हम देखते हैं 13th। लीजा मिस्टर मेहता's टेम्परामेंट इज क्वाइट हॉट टू डील विद, डोंट यू थिंक सो। इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। तो देखिए इसमें बट, येट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ, दो, ऑल्दो, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। हाउ एवर भी आता है, तो आप उसके आधार पे ढूंढिए। मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगा कि आपको ये पेपर देखने के बाद आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो देखिए आई थिंक यू आर रॉन्ग इन योर ओपिनियन, ये तो कोई सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है। इस टेम्परामेंट इज टू हॉट टू, ये टू और टू आए, ये तो एक्सप्रेसिंग रिजल्ट है, तो ये भी संभव नहीं। हाउ एवर हॉट इज टेम्परामेंट इज नॉर्मल एट हार्ट। तो यहां पे ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज हॉट टेम्परामेंट, इज टेम्परामेंट हॉट, ही इज सॉफ्ट एट हार्ट। इन स्पाइट ऑफ वाला वाक्य जो है हमारा ये सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। जनक तारक हाउ स्ट्रेंजी नटुका का बिहेव्स। मेकिंग सपोजिशन, सपोजिशन आए तो एज इफ ध्यान में रखिएगा, एज इफ इसका मतलब होता है जैसे कि। एज इफ के बाद आता है सर्वनाम, और उसके बाद आता है वेयर, ये याद रखिएगा। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वेयर द ओनर ऑफ द शॉप। वो ऐसे बिहेव करते कि जैसे कि वो शॉप के मालिक हो। ये हमारा परफेक्ट ट्रू आंसर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। Select and write the most appropriate questions to get the underlined words, phrases as their answer. यहाँ आपको प्रश्न दिए, वाक्य दिए, हमको उस पर से आधार पे प्रश्न बनाने हैं। तो ये आप कब कर सकते हो, जब आपने टेंस का आपको नॉलेज हो, आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह से याद हो, ट्रांसलेशन आपको सही ढंग से आए। तो पहले इसका मतलब समझिए, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। ट्वाइस हमको ऐसा प्रश्न बनाना है कि हमारा आंसर हो ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार या फिर दोबारा। बोलने से पहले तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए। तो हम प्रश्न पूछेंगे कि बोलने से पहले तुम्हें कितनी बार सोचना चाहिए, तो ये हमारा सही आंसर है, हाउ ऑफन शुड यू थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, अगला है क्रैमिंग आंसर विल नॉट लीड यू टू सक्सेस। देखिए इसमें शब्द आया क्रैम, क्रैम का मतलब होता है रटना, यानी आंसर रटना, उत्तर रटना तुम्हें सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। तो प्रश्न हमारा होगा कि कौन सी चीज तुम्हें सफलता की ओर नहीं ले जाएगी। तो व्हाट विल नॉट लीड यू टू सक्सेस, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सीरीज द टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलरली टू एनरिच हर वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्द भंडार या शब्दकोश। वह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है नियमित रूप से अपने शब्द भंडार को रिच करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए। तो देखिए कारण बताया गया, रीजन बताया गया। तो रीजन के बारे में जब पूछते तो वाई से शुरू होता है,
देखिए वह तो आप प्रश्न क्या पूछे कि वह टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़ती है, यानी प्रश्न हमारा है वो वाई से शुरू होगा, तो ये हमारा रहा वाई डज सी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलरली, ये हमारा सही आंसर है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य इसलिए डज से बनेगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओविंग टू हर ब्रिलियंट रिजल्ट शी विल बी सिलेक्टेड इन द कंपनी। ओविंग टू का मतलब होता है के कारण, उसके अच्छे रिजल्ट के कारण उसे कंपनी में सिलेक्ट किया जाएगा। तो अपना प्रश्न हो जाएगा उसे कंपनी में क्यों सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कारण की बात हो रही है, तो कारण के जब भी कारण से बारे में प्रश्न पूछ रहा हो तो हमारा प्रश्न जो है वाई से शुरू होगा। वाई वाला ये रहा, वाई विल सी बी सिलेक्टेड इन द कंपनी, ये हमारा सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट गो अहेड। अब यहां देखिए हमको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। वॉल्ट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। वॉल्ट एक जटिल प्रकार का व्यक्ति था। टू द राइटर प्रोड्यूसर्स एनिमेटर्स हु वर्कड विथ हिम, he was a genius who had an uncanny ability to add an extra stroke of imagination to any short or idea, any story or idea। तो लेखक, प्रोड्यूसर, एनिमेटर जो उसके साथ काम करते थे उनके लिए वो एक जीनियस था, जिसमें एक क्षमता थी, एबिलिटी थी, जो किसी भी कल्पना में एक मास्टर स्ट्रोक ऐड कर सकता था, किसी भी कल्पना में, किसी भी कहानी में। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड हिज टीवी शो, ही वाज अ वार्म काइंडली पर्सनालिटी ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम। और लाखों लोग जो उसकी टीवी पर प्रोग्राम देखते थे उसके लिए एक वार्म उष्मापूर्ण आदमी, दयालु पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था जो उनके घरों में मनोरंजन लेके आता था। टू द बैंकर्स हु फाइनेंसर्स, और वो बैंकर जो हमको फाइनेंस करते थे, आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक ए वाइल्ड मैन, उनके लिए वो एक विचित्र प्रकार का आदमी था। हेल बैंड फॉर बैंकरप्सी, ऐसा व्यक्ति जो बैंकरप्सी यानी दिवालियापन की ओर बढ़ रहा हो। टू मी ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर, और मेरे लिए वो एक अमेजिंग भाई था। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही हैड मेड कम ट्रू, जो हमेशा इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखता था, सपने देखता था और उसे साकार भी करता था। What do the writers and publisher think about Walt? तो देखेंगे, यहां से लिखेंगे the writers, producers who worked with him, he was a genius who had an uncanny ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea। यहां तक का लिखेंगे, इसमें से आप क्या एनिमेटर्स को निकाल दीजिए। The banker think that Walt was like a wild man, hell bent for bankruptcy। ओके, इस तरह से आपको ख्याल आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, माय ब्रदर एंड आई वर एट वेरी यंग इम्प्रेसिबल एज व्हेन माय फादर मैरिड सेकंड टाइम। मेरा भाई और हम बहुत ही कम उम्र थी जब मेरे पिता ने दोबारा शादी की। ही वुड ऑफन अरोगेंटली परेड इनटू द हाउस विद हिज न्यू वाइफ, अक्सर वो अपनी नई पत्नी के साथ घर में परेड करने आते थे, यानी घुस आते थे। मदर वाज हेल्पलेस, हमारी माता निसहाय थी। देयर वाज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट नानी फॉट विथ हर, लेकिन नानी उससे लड़ी। एंड स्कूप द टू ऑफ अस इनटू हर आर्म्स एंड ब्रॉट अस इनटू द हर हाउस, और वो हम दोनों को अपने साथ घर पे ले आई, सेइंग यू वांट टू रोट हियर, डू सो। रोट का मतलब होता है सड़ना, और उन्होंने हमारी माता से कहा कि तुम यहाँ सड़ना चाहती हो तो ऐसा ही करो। आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर टू बी टू गेट थ्रेस्ड बाय देयर स्टेप मदर। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पोते हैं उनको उनकी सौतेली माँ के द्वारा मारा जाए। थ्रेस का मतलब होता है पीटना, और स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। बराबर, ये प्रश्न है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड लिविंग ऑफ हिज फादर एट अर्ली एज। तो हिज फादर हैड मैरिड सेकेंड टाइम, देयरफॉर, आसान भाषा में लिखिए, दे लेफ्ट देयर फादर
at early age. Okay, why did Nani take us to her home? नानी उन्हें हम उनके घर क्यों ले गई? तो नानी, देखिए सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य तो टुक आएगा, नानी टुक अस टू हर होम बिकॉज शी did not want her grandchildren to be thrashed by their stepmother. वो नहीं चाहती थी कि उनके उसके पोतों को उनकी सौतेली माँ के द्वारा मारा जाए। ये हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। When tasks and pressure start building up, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thought. जब टास्क का कार्य का प्रेशर बढ़ने लगता है तो जो दिमाग है कई बार ये सोचने लगता है, आई विश देयर वाज अ स्विच इन माय हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट गोइंग अराउंड इन माय माइंड। तब दिमाग में आता है कि काश मेरे दिमाग में एक स्विच होती जिसको मैं बंद कर देता और जो मेरे आजू बाजू के विचार है वो सब बंद हो जाते। इट इज नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं है। देयर इज अ टेक्निक टू हेल्प योरसेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग। एक टेक्निक है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो उससे बचने की। से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। तो बार बार अपने आप से कहिए मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षा, मेरी जिंदगी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं है। एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स। और जिंदगी में जो भी होगा मैं उसके साथ डील कर लूंगा, यानी जो होगा वो देखा जाएगा। What should be there in our head to overcome stress? क्या होना चाहिए? तो there should be, sorry, there should be a switch in our head to switch off thinking or thoughts to overcome stress. Next है, which thing you will say to yourself to reduce pressure? तो I will say to myself, मैं अपने आप से कहूंगा I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens. इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप? क्या मजदूर इस जाल में फंस जाएंगे? विल दे बी फूल्ड अगेन? क्या उन्हें दोबारा मुंह बनाया जाएगा? आई एम अफ्रेड सो, मुझे इसका भय है कि शायद ऐसा हो सकता है। द पीपल हैव ऑलवेज बीन ससेप्टिबल टू ऑरेटरी ऑफ दिस आर्ट। ऑरेटरी यानी वक्तव्य हम कह सकते हैं, वक्तव्य की कला। जो लोग हैं इस प्रकार की जो कला है उसमें फंस जाते हैं। द वर्कर्स नो दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर मास्टर्स। वह मजदूर है जानते कि उनके मालिक के सिवा उनका कोई शत्रु नहीं है। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा और एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। They know that their citizenship papers are not warrant for the safety of their wives and children. वे जानते हैं कि उनके जो नागरिकता के जो कागज हैं वो उनके बीवियों और बच्चों की सुरक्षा का वारंट नहीं है। They know that the honest sweat, persistent toil and years of struggle bring them nothing onto worth fighting for. वो जानते हैं कि
ईमानदारी से बहाया गया पसीना, स्वेट यानी पसीना। टॉयल मतलब हार्डवर्क। मैं आपको वोकेबलरी लिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको इंग्लिश में आगे चल के भी कोई तकलीफ ना हो। परसिस्टेंट यानी लगातार, ये आप लोगों को लिखनी चाहिए। फाइटिंग, येट डीप डाउन इन देयर फुलिश हार्ट्स दे बिलीव देम ए कंट्री। फिर भी अपने मूर्ख हृदय में, गहराई में वो ये मानते कि वो एक देश है। ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लेव्स, ओ मूर्खों, गुलामों का अंधा मिथ्याभिमान। ओके, सो हु आर द ग्रेट एनिमीज ऑफ वर्कर्स? So their masters are the great enemies of the workers. What did they get in return to believe themselves a country? वो अपने देश को, अपने आप को एक कंट्री मान के, उनको बदले में क्या मिलता है? सिर्फ क्या मिलता है? वैनिटी, मिथ्याभिमान मिलता है। तो दे गेट, कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दे गेट नथिंग in return to believe themselves a country. ओके, आगे की ओर चलते हैं। एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपन, और एक विचित्र घटना घटी। द ants at the top began climbing down into the pit. पिट का मतलब होता है खड्डा। जो चींटियां थी पीछे की ओर उतरने लगी। बैकवर्ड, ईच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ अनदर ant इन फ्रंट। और जो प्रत्येक चींटी थी, आगे वाली चींटी का जो पीछे का हिस्सा था, उसको पकड़ के नीचे की ओर लटक गई। इन दिस वे एन ant chain was soon formed with slowly drop down the steep side. इस प्रकार से चींटियों की एक श्रृंखला बना दी गई, जो नीचे की ओर, खड्डे में नीचे की ओर उतर रही थी। When it reached the ants waiting with their lords, they easily climbed up the chain and came out at the top. और जो नीचे जो चींटियां लोड, वजन के साथ इंतजार कर रही थी, वो बड़ी आसानी से चैन के सहारे जो टॉप था वहां पर आ गई। सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस, एडेप्टनेस का मतलब होता है कौशल्य, ऑफ एंड्स हैज बीन नोटिस एंड स्टडीड बाय मैनी। तो चींटियों का ऐसा व्यवहार, उनकी जो कौशल्य है, उसको कई लोगों ने ध्यान दिया, नोटिस किया। एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन नीड्स स्किल। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अंडरलाइन वर्ड को हमको करना है, तो किस स्किल्स के बदले क्या आएगा? एडेप्टनेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, सही उत्तर लिखिए। द आंट्स होल्ड द माउथ ऑफ, चींटियों ने माउथ पकड़ा था, नो इट इज रॉन्ग। The ants to hold tails of other ants and climb up the feet. उन्होंने एक दूसरे की पूंछ पकड़ी और खड्डे के ऊपर आ गए, नहीं। The ants hold tails of the other ants to form a chain. उन्होंने एक दूसरे की टेल पकड़ी चेन बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो पहला पार्ट है इस वीडियो का पूरा कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। तो ये जो पूरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, 3-4 पार्ट में बता रहा हूं, ताकि आपको देखने में मजा आए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।